हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं एक और कंसेप्ट की वीडियो हमारे बिजनेस स्टडीज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, आज के क्लास से होने वाले जो अब ये चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बची हैं, अब इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बची हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब बच्चों, होने वाली क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन सुनो। उसका रीजन है साफ साफ कि अब हम जो है उन दो इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में देखेंगे जिनके बारे में हमें एक बुक के अंदर दिया गया है, जिसमें से एक देखो आपके हेनरी फ्योल एंड टेलर। अब दोनों की हम जो है क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हमारे हेनरी फ्योल्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड और हिस्ट्री, और उसके बाद में हमारे 6 इनके टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। बच्चों देखो, टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के? हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आज जो हम कंप्लीट करेंगे 6 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। रीजन आप बोल रहे हो सर, आप बोलोगे कि सर 14 के 14 क्यों नहीं करा रहे। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि एक एक प्रिंसिपल जो है वो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बच्चों को क्या है, याद नहीं रहता है या फिर कंफ्यूजन हो जाता है। मैं इसीलिए जो है हेनरी फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल्स उनको 2 वीडियो में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको इजीली वो अंडरस्टैंड भी हो जाए और इजीली आपको वो याद भी रहे। ओके, तो अब ये मत सोचना कि 2 वीडियोस बनाई है वो बनाई है, आपके लिए पूरा कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे कि सर आपको ये बैकग्राउंड और हिस्ट्री बताने की क्या जरूरत है। देखो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, चलो मानते हैं, लेकिन आप सभी को पता है आपके एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यूज ऐड ऑन हो गए हैं, और एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड भी जो है हेनरी फ्योल का ऐड ऑन किया है। तो आप सभी जो है इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और लास्ट तक जो है वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्योल। देखो आप सभी, हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बुलाते हैं, के नाम से भी बुलाते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। अब फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्यों है भाई? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो इन मैनेजमेंट के अंदर कि ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहला रहे हैं? इन्होंने मैनेजमेंट की रूपरेखा ही बदल दी। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? देखो इन्होंने क्या किया है वो देखो सभी। हेनरी फ्योल वॉज द बोर्न इन फ्रांस। देखो सबसे पहली एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, फ्रांस में इनका जन्म हुआ। कहां पर, कब हुआ? 1841। इंपॉर्टेंट चीज, फ्रांस में इनका जन्म होता है 1841 के अंदर। एंड ही गोट अ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। 1860 में इन्हें जो है डिग्री मिल जाती है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, माइनिंग इंजीनियर में इंजीनियर बन जाते हैं। एंड स्टार्टेड वर्किंग इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। और अपना जो है इंजीनियरिंग का पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देते, सॉरी अपनी जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कोल माइनिंग कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद इन 1888 के अंदर ही वॉज प्रोमोटेड एज द एमडी ऑफ कंपनी। इन्हें जो है कंपनी का एमडी बना दिया जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। देखो जब कंपनी जब इनको जो है एमडी बनाया जाता है, उस समय कंपनी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी होती है, इनके पास पैसा नहीं होता, कंगाल होने की कगार पे होती है, उधारी बचे होते हैं। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। लेकिन यह बंदा ऐसा था जिसे चैलेंज बहुत पसंद थे। यह बंदा ऐसा था जिसे चैलेंज बहुत पसंद था। इसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स। और अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को क्या किया इसने? अप्लाई किया
टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम द सिचुएशन, ताकि कंपनी को उस सिचुएशन से निकाल सके, जो इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन है वहां से निकाल सके। इसीलिए जो है उसने जो है क्या किया, ये सिचुएशंस को चैलेंज किया एंड ही सक्सीडेड। और इसको क्या मिलती है, सक्सेस भी मिलती है। ये इजीली कंपनी को उस सिचुएशन से निकाल भी लेता है। When he retired after the 30 years, जब 30 साल के बाद, अपनी 30 साल की सर्विस के बाद जब ये रिटायर होता है, द कंपनी वॉज ए लीडिंग कोल स्टील कंपनी। तो कंपनी जो है एक लीडिंग कंपनी हो जाती है। सोचो कहां आपका इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन थी, कंगाल होने की स्थिति पे थी, और वहां से वो उसे एक लीडिंग कोल एंड स्टील कंपनी बना देता है। तो सोचो उसने किस टाइप की मैनेजरियल टेक्निक्स को जो है अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखो अब ये जिन टेक्निक्स को इसने अप्लाई किया है, जो टेक्निक्स इसने बताई हैं, जो प्रिंसिपल्स इसने बताए हैं, उन प्रिंसिपल्स को देखो हम अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। अब एक एक प्रिंसिपल को समझेंगे और टोटल हम 6 प्रिंसिपल्स को आज कंप्लीट करें। तो बच्चों कहीं नहीं चलना है, वीडियो कंटिन्यू है। कंटिन्यू वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सभी, पहला प्रिंसिपल देखिए सभी। पहला प्रिंसिपल जो आज हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो डिवीजन का मतलब क्या है। देखो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताना चाह रहे हैं हमारे हेनरी फ्योल साहब। हेनरी फ्योल साहब ने बोला है कि एक अकेला इंसान होगा ना, उसको आप काम का बोझ लाद दो उसके सर पे ऊपर, तो वो कोई भी काम जो है टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। भाई साफ सीधी बात है। क्या एक इंसान कभी पूरी कंपनी को चला पाया है क्या? क्या एक इंसान से सारे काम हो सकते हैं? क्या वो फिर टाइम से कंप्लीट कर पाएगा? नहीं ना। ऐसा होता तो स्कूल्स के अंदर एक ही टीचर रखते और एक ही टीचर को सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोल देते, तो क्या वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाता? क्या वो पढ़ा पाते अच्छे से? नहीं। तो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स क्यों हैं? उसी तरीके से देखो आपका क्या है, यहां पर बताया गया है कि काम को भी जो है आपको डिवाइड करना जरूरी है। काम को भी जो है डिवाइड करना जरूरी है। और डिवीजन ऑफ वर्क इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपके अगर अलग अलग पर्सन असाइन कर रखे हैं और हर एक को एक अलग अलग काम दिया हुआ है, किसी को अकाउंट्स का दिया हुआ है, किसी को लॉजिस्टिक का दिया हुआ है, कोई एचआर का काम संभालता है, कोई स्टेशन इन्वेंट्री का काम संभालता है। इस तरीके से अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, काम एकदम इजी हो जाएगा और जल्दी कंप्लीशन होगा, टाइमली क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क जो है बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक, ये था आपका एक। अब नेक्स्ट देखिए सभी, नेक्स्ट आएगा आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। देखो आपकी हायर अथॉरिटी का होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी,
देखो, जब आप अलग अलग फील्ड है, जैसे एचआर फील्ड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, हर एक में क्या करते हो, एक बंदा होता है, एक मैनेजर अपॉइंट करते हो, और उस मैनेजर को क्या देते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि ये डिपार्टमेंट आपके अंदर है, अब आपको, आपके अंडर है, अब आपको इस डिपार्टमेंट की सारी वर्किंग को अच्छे से देखना है, मैनेज करना है, इतने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो आपने क्या की, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसे आपने अथॉरिटी दी। अथॉरिटी देने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेगा कि हाँ यार, कंपनी ने मुझ में विश्वास दिलाया, जताया है, मुझे ये काम अच्छे से करना है। जब आप किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, किसी को ये अथॉरिटी देते हो, तो उस अथॉरिटी को अपना बेस्ट दिखाने के लिए जो है वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा, अच्छे से मैनेज करेगा, तो साफ सीधी बात है, फाइनली जो है किसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, फाइनली जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा वो किसका होगा, फाइनली ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है आपकी कंपनी का। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर जगह जरूरी है, ये वाला जो है हर जगह जरूरी है बच्चों। क्या है ये? डिसिप्लिन। देखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हो, चाहे आप रोड पे व्हीकल्स ड्राइव क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप कंपनी में काम क्यों ना कर रहे हो, एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, अनुशासन बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जब गए कंपनी में काम कर रहे हो, हर बार थोड़ी थोड़ी देर में ही हंसी मजाक कर रहे हैं, ये चीजें नहीं चलती। हर एक जगह की अपनी एक वैल्यू होती है, हर जगह की अपनी एक डेकोरम होता है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, और मैनेजर इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा हर एक वर्किंग के अंदर, तो आउटपुट जो है वो अपने आप अच्छा आएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आउटपुट नहीं है, डिसिप्लिन है तो आउटपुट है। आई बच्ची बात समझे? चलो नेक्स्ट आ जाओ। यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, कमांड का मतलब होता है, मैं खड़ा हूं, मैं कमांड दे रहा हूं किसी को, मैं बोल रहा हूं अटेंशन, ऐसे कमांड दिया ना मैंने। इसी तरीके से क्या है, यूनिटी का मतलब होता है एक, सिंगल, यूनिटी, सिंगल, एकता। ठीक। तो कंपनी के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। कैसे? मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि सिंगल बॉस का होना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, कंपनी के अंदर 5-6 बॉस बन के अपने अपना सब घूम रहे हैं, एक बोल रहा है ऐसे कर, दूसरा बोल रहा है नहीं वैसे कर, तीसरा बोल रहा है नहीं ऐसे कर, तो कुछ भी नहीं होगा, पजल हो जाओगे आप अच्छे से। तो हेनरी फ्योल जी बोल रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड, एक सिंगल बॉस होना चाहिए, एक सिंगल डेजिग्नेशन है, और उसी के अंडर सारी वर्किंग होनी चाहिए, जिससे क्या गोल है, क्या टारगेट है, वो क्लियर कर दिया गया है उन यूनिटी ऑफ कमांड बॉस के द्वारा। बाकी के सभी उसी गोल की तरफ क्या करेंगे, काम करेंगे। ऐसे नहीं है मैं ये कर रहा हूं, तू वो कर रहा है, ये अपने मन मर्जी से चल दिए ना। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। आई बात समझ? द नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या आता है बच्चों, अब डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन का मतलब होता है, डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर क्या करता है, हीरो को बताता है अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपका ये स्टेप, ऐसे बताता है ना। फिल्म जब डायरेक्ट की जाती है, डायरेक्शन की जाती है, यही काम यहां पर होता है कंपनी में। मैनेजर्स होते हैं, बॉस होते हैं, जो क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को, कि आपको ये काम करना है और इसी तरीके से करना है, फिर आप उसी काम को करते हो। अब उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, तो अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने एक बार बता दिया, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आपकी वर्किंग और इफेक्टिव हो जाएगी, इफेक्टिव होगी, आप दूसरे के काम में दखल नहीं दोगे, अपना काम टाइमली कंप्लीट करोगे, इफेक्टिवली, नो वेस्टेज,
हर चीज का क्या होता है, कंपनी को क्या मिलता है बच्चों, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए आज का हमारा लास्ट, हाँ देखिए क्या लिखा है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अच्छा ये क्या बोलता है आपका, ये प्रिंसिपल क्या बताना चाह रहा है, ये प्रिंसिपल बताता है बच्चों कि जितने भी इंप्लॉइज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, सभी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक बार साइड में रखना चाहिए। ये नहीं है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सोच के देखो मैं तो ये करूंगा तो मेरे को इतना बेनिफिट होगा, मैं ये करूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट होना चाहिए, ये नहीं। आपको जो काम बोला गया है, आपको जो काम असाइन किया गया वो करो, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके पर्पज में उसके प्रति काम करो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो आपका पर्सनल गोल भी अपने आप अचीव होगा। अगर आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाए, उसमें आपने अपना 100% नहीं दिया, आप अपने बारे में सोचते रह गए, तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया तो क्या होगा सॉरी, कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो आप अपने पर्सनल गोल को भी कैसे अचीव करोगे। ठीक है, तो जो है आपको अपने पर्सनल गोल को साइड में रख के आपके कंपनी के जो गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल्स आज। अब कितने बच गए आप बता दो सभी, टोटल 8 प्रिंसिपल्स और बच गए हैं। अब 8 प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हमारी 2 वीडियो के अंदर हमारे हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स, फिर से बता रहा हूं, हेनरी फ्योल के टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं, 14, टोटल 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको इन सभी के रिटर्न नोट्स चाहिए, रिटर्न नोट्स चाहिए कि सर आपने जो समझाया वो रिटर्न में भी चाहिए, तो आप बताइए ताकि मैं आपके लिए वो फाइल भी प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स को। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।